हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको सामने लेकर आया बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यह प्रश्न बीते हुए एग्जामों में आ चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो का पहला प्रश्न है, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट देन डिस्चार्ज आइसोलेशन वाल्व शुड बी। यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब पंप स्टार्ट है और या आप पंप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस कंडीशन में पंप का डिस्चार्ज वाल्व किस कंडीशन में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए फुल्ली ओपन, ऑप्शन बी है हाफ ओपन, ऑप्शन सी है फुल्ली क्लोज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन चारों में इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली क्लोज होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, विच टाइप ड्राफ्ट फर्नेस इज बेस्ट फॉर यूज इन रिफाइनरी। इसके भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पोस्ट ड्राफ्ट, ऑप्शन बी है इंड्यूस ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है बैलेंस ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी है नेचुरल ड्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बैलेंस ड्राफ्ट। इसका स्पेलिंग कैसे हो जाएगा, बैलेंस ड्राफ्ट। बैलेंस ड्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, टाई रॉड यूज्ड फॉर। दोस्तों यह प्रश्न हीट एक्सचेंजर टॉपिक से लिया गया है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है सपोर्ट द वेफर्स, ऑप्शन बी है सपोर्ट चैनल कवर, ऑप्शन सी है इंक्रीज टर्बुलेंस, और ऑप्शन डी है डिक्रीज टर्बुलेंस। दोस्तों इन चारों करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होगा बता दूं। मान लीजिए ये कोई हीट एक्सचेंजर है और इसके अंदर ये ट्यूब लगी है, ट्यूब लगी है, और ये इसका ट्यूब सीट है। ठीक है, ट्यूब सीट है। अब क्या होगा कि इतने सारे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और ये ट्यूब सीट लगी है, तो इसके ऊपर एक वेफल्स भी लगे होते हैं जो कि 20% कट भी होते हैं, जिसको रिफिस कट बोलते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए हम ये लगाते हैं टाई रॉड। इससे क्या होगा, हमारी जो ट्यूब सीट्स है वो भी अपने पोजीशन पर बनी रहेगी, वाइब्रेशन के कारण इधर उधर नहीं होगी, और जो हमारा वेफल्स है, वेफल्स भी अपने पोजीशन पर बना रहेगा। ठीक है, तो यह टाई रॉड वेफल्स और ट्यूब को दोनों को सपोर्ट देती है। ठीक है, जो कि वाइब्रेशन के कारण, फ्लूइड के वाइब्रेशन के कारण अपने प्लेस पर बने रहे, हिले डुले नहीं इधर उधर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ फायर हीटर ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेक्शन सेक्शन टू स्टैक इज कॉल्ड। यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब फर्नेस में कन्वेक्शन सेक्शन से स्टैक सेक्शन की तरफ जाया जाता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है ब्रीजिंग, ऑप्शन बी है ब्रोकिंग, और ऑप्शन सी है ब्रेसिंग, और ऑप्शन डी है ब्रीचिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस चारों में से ऑप्शन नंबर डी, ब्रीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। इन विच फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। दोस्तों ये पूछ रहा है यह प्रश्न कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में किस तरह का डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रे टाइप, ऑप्शन बी है कैरम टाइप, ऑप्शन सी है रेसिन टाइप, और ऑप्शन डी है स्टैक टाइप। इन चारों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रे टाइप। मोस्टली डिस्टिलेशन कॉलम पेट्रोलियम रिफाइनरी में ट्रे टाइप ही यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, फैट हीटर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज अ इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि फायर हीटर को पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और किस नाम से जाना जाता है या बुलाया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेम कॉलम, ऑप्शन बी है फर्नेस, ऑप्शन सी है सॉल्व, और ऑप्शन डी है कंबस्शन चेम्बर। तो दोस्तों पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फायर हीटर को
फर्नेस भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, सॉरी 7। प्रश्न नंबर 7 लेकर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएलसी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फुल लिमिट करंट, ऑप्शन बी है फ्लेमेबल लाइट कंपोनेंट, ऑप्शन सी है फुल लोड करंट, और ऑप्शन डी है फुल लोड सर्किट। दोस्तों एफएलसी का मतलब होता है फुल लोड करंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जैसे कोई हम पंप है उसको स्टार्ट करने जब जाते हैं तो पंप के एक नेम प्लेट होता है। ठीक है, नेम प्लेट होगा जिसपे किलोवाट होगा, एम्स होगा और एफएलसी लिखी होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम पंप स्टार्ट करने जाते हैं तो पंप हमारा क्या होता है, रेस्ट मोशन में होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इस पंप का डिस्चार्ज हमेशा बंद रख के ही चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो जब हम पंप को डिस्चार्ज बंद करके चलाते हैं तब हमारा जो पंप है वो एक हाई प्रेशर पे जाता है, जिसको शट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम पंप को चलाते हैं तो पंप पे एक लोड रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि जो हम फ्लूइड को पंप करना होता है वो रेस्ट मोड में होता है, और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उस पर इनर्शिया फोर्स लगता है। इनर्शिया फोर्स लगने के कारण उस पर एक लोड एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, और एक हमारा टार्क रहता है, क्योंकि मोटर भी स्टे मोशन में रहता है। तो उस कंडीशन में इस पे दो लोड काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम डिस्चार्ज ओपन करके चला देंगे उस पे तीन लोड काम करेंगे, जिसके कारण पंप हमारा ओवरलोड होके ट्रिप कर जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए, मतलब ओवरलोड की कंडीशन में जले नहीं, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम एफएलसी का यूज करते हैं। एफएलसी क्या होगा, एक सेफ मोड होता है। जैसे ही जो मोटर है वो अपना हाई लोड पे एक फिक्स्ड एम्पियर तक जाता है, अगर उतना एम्पियर जाएगा तो वह ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने से क्या होगा, वो मोटर बच जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एफएलसी, मतलब उस करंट को हम बोलते हैं एफएलसी, फुल लोड करंट। मतलब इस कंडीशन में जो हमारा पंप लेगा लोड वो करंट के फॉर्म में, वही होता है एफएलसी। ठीक है, आगे बढ़ते इसका प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, वर्किंग ऑफ क्रॉसेट इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। रोटरी मोशन ए है, बी है रोटरी टू लीनियर मोशन, और ऑप्शन सी है प्रिवेंट क्रैंकशाफ्ट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्रॉस हेड का क्या काम है। ठीक है, समझते हैं इसको। ये समझ लीजिए एक क्रॉस हेड है। ठीक है, क्रॉस हेड मतलब एक समझ सकते हैं साइकिल का पहिया जो हम मारते हैं ना पैर से, वो समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड निकली होती है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है एक बॉक्स जैसा होता है, इसको बोलते हैं क्रैंक, सॉरी क्रॉस हेड बोलते हैं इसको, क्रॉस हेड बोलते हैं। ठीक है, जब ये क्रैंक शाफ्ट हमारा मोशन करता है, क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन करता है। ठीक है, और एक कनेक्टिंग रॉड इससे कनेक्ट होने के कारण ये लीनियर मोशन करता है। लीनियर मोशन में ये मोशन करता है, जिसके कारण क्रॉसहेड हमारे से कनेक्ट होता है, तो क्रॉसहेड भी लीनियर मोशन करता है। और क्रॉसहेड से हमारा कनेक्ट होता है पिस्टन रॉड। ठीक है, जिसके कारण हमारा पिस्टन आगे पीछे होके कंप्रेसर को, हमारी जो भी गैस होती है उसको कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रोटरी टू लीनियर मोशन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटरी टू लीनियर मोशन में। और यह मोशन करके हमारा कंप्रेसर चैम्बर में गैस को कंप्रेस करता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोटरी टू लीनियर मोशन में। बढ़ते पे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेटेलिक बेलो इज हीट एक्सचेंजर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है प्रिवेंट फ्रॉम थर्मल एक्शन, ऑप्शन बी है डिक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ऑप्शन सी है इंक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि हीट एक्सचेंजर में मेटेलिक बेलोस का यूज क्यों किया जाता है, या बेलोस का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। जब हम किसी हीट एक्सचेंजर में हाई टेम्परेचर का फ्लूइड इनलेट करते हैं तो उसका क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ चांस होता है कि उसका जो सेल साइड है वो ओवरहीट के कारण एक्सपेंस होने लगता है। ठीक है, एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, उसका जो सेल साइड डैमेज होने का चांस रहता है।
उस चीज़ से बचने के लिए हम ये बेलोज लगाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब भी ओवर हीट होगा तो ये बेलोज अपने आप को एक्सपेंड करेगा और सेल को बचा लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम मेटेलिक बेलोज का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट फ्रॉम थर्मल एक्सचेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। 10 क्या कह रहे हो? इन विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हैविंग बेटर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये दोस्तों ये प्रश्न कर रहा है किस टाइप के हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अच्छा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रॉप वाइज, ऑप्शन बी है फिल्म वाइज, ऑप्शन सी है बोथ ए बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। इसका आंसर क्या होगा, पहले समझते हैं इसको फिर आंसर देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सचेंजर है, जैसे कोई एक्सचेंजर, एक्सचेंजर तो क्या होगा, कोई प्रोसेस फ्लूइड जा रही है, इसके अंदर ट्यूब्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं। तब इस ट्यूब्स के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ये फ्लूइड्स का लेयर बना हुआ है, लेयर बना हुआ है। तो और जो यहाँ पे फ्लूइड है, जो ट्यूब के आउटर सरफेस पे ज़्यादा दूरी पे है, वो क्या होगा, वो बहुत स्लोली धीरे धीरे गर्म होगा, जिससे हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट तो जो ट्यूब्स है इसका सरफेस पूरा ढका हुआ है, तो मोस्ट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट इसके अंदर हो रहा है। इसके बाद हमारा जो उसके बाद का जो अपर लेयर वाले फ्लूइड्स हैं वो बहुत ही देर देर में गर्म होगा। ठीक है, जिसके कारण हमारा ये फिल्म टाइप में हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होता है। और ड्रॉप वाइज में क्या होता है, ड्रॉप वाइज में क्या होगा, ये ट्यूब से और इधर कोई फ्लूइड जाए, ठीक है, सेल साइड में, और यहाँ पे ड्रॉप बन रहा है। ड्रॉप बन रहा है तो क्या होगा, इसके कारण जहाँ पे हमारा स्पेस ज़्यादा मिल रहा है यहाँ से हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अच्छा होगा, जहाँ पे बबल्स बने वहीं पे थोड़ा सा कम होगा इन फ्लूइड में। बाकी फिल्म के अपेक्षा इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा मिलता है, मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अच्छा मिलेगा। और ये ड्रॉप वाइज का होता है जब ऑयली सरफेस हो ट्यूब का, तभी होता है। ठीक है, बढ़ते पे नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप वाइज। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनआरवी इन डिस्चार्ज लाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। या प्रश्न कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज लाइन में जो एनआरवी लगी होती है उसका काम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए फॉर आइसोलेशन, ऑप्शन बी है मेंटेनिंग लेवल इन केसिंग, ऑप्शन सी है प्रिवेंट पंप, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसको समझते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। जैसे कोई पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें क्या होगा, जब हम पंप को स्टार्ट करेंगे, पंप को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एनआरवी लगा हुआ, एनआरवी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डिस्चार्ज वाला, जब पंप सडनली कभी ट्रिप करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा डिस्चार्ज वाल्व ओपन ही रहेगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, एक बैक प्रेशर आएगा, क्योंकि इधर से प्रेशर हमारा बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो ये भी फिनोमिना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो करती है। तो इसका सारा जो बैक प्रेशर होगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा पंप की साइड में। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो इम्पेलर है वो बैक फोर्स को रोक लेगा, सॉरी जो एनआरवी है वो बैक फोर्स को रोक लेगा। कैसे, क्योंकि एनआरवी का काम होता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो, वो सिर्फ एक दिशा में ही फ्लो देगा, अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हम उसको लगाते हैं, इससे क्या हमारा पंप है वो बचा रहे और कोई इसी तरह की इसमें डैमेज ना हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते पे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्ट्रीम ट्रैप। जब प्रश्न पूछ रहा है स्ट्रीम ट्रैप का क्या यूज है। ठीक है, ऑप्शन ए है इम्प्रूव हीट ट्रांसफर, ऑप्शन बी है प्रिवेंट फ्रॉम हैमरिंग, ऑप्शन सी है रिमूव कंडेंसेट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसको भी समझते हैं फिर आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। दोस्तों जैसे कोई स्टीम की लाइन है, ठीक है, जैसे हाई प्रेशर की स्टीम है, एमपी है या एलपी है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन निकली होती है जो कि होती है स्टीम ट्रैप की। ठीक है, स्टीम ट्रैप को एसटी से दिखाया जाता है। इसमें क्या होगा कि जब भी हमारा इसमें कंडेंसेट लेवल बना रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, कि अगर स्टीम ट्रैप नहीं लगा है तो इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन लेवल
मतलब जो कंडेंसेट का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। यहाँ पर ये स्टीम है, इसका टेम्परेचर कंडेंसेट के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर का फ्लो कंडेंसेट की तरफ ज़्यादा हो, जिसके कारण यहाँ पे कंडेंसेट ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा जहाँ भी स्टीम हम ले रहे हैं हीटिंग मीडिया के लिए, वहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग मीडिया नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसको हमें रोकना पड़ जाएगा। तो इस कारण से हमें क्या होगा, हमें इस कंडेंसेट को निकालना होगा। जब कैसे निकालेंगे, वो स्टीम ट्रैप की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, इसका एक ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, रिमूव कंडेंसेट। ठीक है, और इसी में दूसरा भी ऑप्शन मिल गया, कैसे, इम्प्रूव हीट ट्रांसफर। जब हमारा कंडेंसेशन यहाँ पे कम होगा तो हमारे जो हीट स्टीम का टेम्परेचर है वो बेटर रहेगा, और बेटर रहेगा तो आगे जाके हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे हीटिंग पर्पज के लिए हम स्टीम यूज कर रहे हैं उसका पर्पज हमें अच्छे से मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में एक और मिलता है कि मान लीजिए जब भी हम इसमें हाई प्रेशर की स्टीम है, एमपी स्टीम, एचपी स्टीम जो भी यूज कर रहे हैं सर, इसके रास्ते में क्योंकि बैंड्स होते हैं, मोस्टली बैंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ से इनका बैंड होगा, ये लेवल इनका बढ़ने के कारण इसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी के कारण ये स्टीम इनको साथ अपने साथ कैरी ओवर करती है। ठीक है, कैरी ओवर करने के कारण जहाँ पर इनको बैंड मिलता है वहाँ पे हाई प्रेशर से, मतलब स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी में ये जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हैमरिंग का चांस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंडेंसेट को रिमूव करने से हैमरिंग से भी बचाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आप लोग को इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, इन गैस टाइप फायर हीटर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ये पूछ रहा है कि फायर हीटर में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी होती है। ठीक है, तो उसको बेसिकली दो टाइप के हीटर होते हैं, एक गैस फायर होता है, एक ऑयल फायर होता है। गैस मतलब होता है एफजी, और ऑयल मतलब होता है एफओ, फ्यूल ऑयल बोलते हैं, और फ्यूल गैस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 2 से 3%, ऑप्शन बी है 10 से 15%, ऑप्शन सी है 5 से 7%, और ऑप्शन डी है 20 से 25%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 से 7%। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, विच मेथड यूज फॉर ज्वाइंट टू थ्रेडेड पाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो थ्रेडेड पाइप हैं, इनको जोड़ने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी समझते हैं। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कपलिंग, ऑप्शन बी है फ्लेंज, ऑप्शन सी है वेल्डिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं। पाइप को जोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड है, जिसमें इसमें 3 मेथड दिए हुए हैं, कपलिंग, फ्लेंज और वेल्डिंग। इन तीनों को समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, पहले वेल्डिंग को समझते हैं। जब हमें किसी दो पाइप को जोड़ना है तो इसका कर सकते हैं, इसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीन आपने देखा ही होगा, या तो इसको बेल्ट करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो इसको फ्लेंज बना के जोड़ते हैं। ऐसे दो फ्लेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होल्स होते हैं, इसको नट बोल्ट की सहायता से हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है, गास्केट की सहायता से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में क्या होता है, बेसिकली इसमें थ्रेडेड पाइप पूछा, इन दोनों में कहीं पे आपको थ्रेड दिखा नहीं है। ठीक है, कपलिंग में समझते क्या है, तो इसमें दो पाइप हैं, या तो इसकी इनर सरफेस पे थ्रेड बना होगा इन दोनों के, ठीक है, या तो इन दोनों के आउटर सरफेस पे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें एक थर्ड कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट की जरूरत क्या पड़ती है, अगर वो इसका इनर साइड में है। ठीक है, अगर इसमें इनर साइड में है तो क्या होगा, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है इसके भी इनर साइड में होगा, सॉरी आउटर साइड में होगा। ठीक है, इसके आउटर साइड में होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा इन दोनों के बीच में इजीली टाइट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो जिसके आउटर सरफेस से है और इनकी इनर सरफेस पे, तो ये उसको ओवरलैप करेंगे ऊपर से,
फिर उसमें इजीली टाइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अंदर से इनमें, सॉरी, अगर इस पे ऊपर से है तो उसके इनर पार्ट में होंगे, ठीक है। अगर इस पे बाहर से थ्रेड है तो उसके इनर पार्ट पे होंगे, इससे इजीली टाइट किया जा सके। तो इन थ्रेडेड पार्ट को जोड़ने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है दोस्तों? कपलिंग। और जो थर्ड कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है, तो उसको थर्ड कंपोनेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं कपलिंग भी देखा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, प्रश्न नंबर 15, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपलिंग, ठीक है। बढ़ते 15 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ वॉल्व हैविंग लो प्रेशर ड्रॉप। दोस्तों ये पूछ रहा है इन चारों वॉल्व में से किसमें सबसे कम प्रेशर ड्रॉप होता है, ये भी समझते हैं। पहला क्या है? ग्लोब वॉल्व। ग्लोब वॉल्व का कैसा होता है? बॉडी ऐसे होता है, ठीक है, फिर ऐसे होता है, और यहाँ पे हमारा वॉल्व सीट मान लीजिए आगे बैठ रहा है। तो क्या होता है, एक पैरेलल फ्लो में आता है, फिर ऐसे ऊपर होता है, फिर एक नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैक्सिमम मतलब 3 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ एक लीनियर हो रहा है, मतलब टोटल 3 बार चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ग्लोब वॉल्व में क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप हाई होता है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देख रहे हैं? नीडल वॉल। नीडल वॉल क्या है? नीडल वॉल एक ग्लोब वॉल का ही सुधरा हुआ फॉर्म है, ठीक है, जिसमें बहुत ही फाइन गैप होता है, जिसके कारण वहाँ भी प्रेशर ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ तो ग्लोब वॉल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्या है? गेट वॉल। गेट वॉल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? एक पूरी लाइन है, सिंपल सा फ्लो को जा रहा है, उसमें एक सिंपल सा प्लेट की तरह लगा होता है, ठीक है। यह कम ओपनिंग में भी, जब हम इसको ओपन करते हैं, एक कम ओपनिंग भी मैक्सिमम फ्लो देता है, ठीक है। 30-40% जैसी लाइनअप होगा, इसमें मैक्सिमम फ्लो मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है फ्लो का। हल्का सा होता है जो कि आगे हमारा बैकअप कर लेता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो लो प्रेशर ड्रॉप होगा उसमें होगा गेट वॉल में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेट वॉल में, ठीक है। पिंच वॉल क्या होता है? पिंच वाले एक डायफ्राम के जैसा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक वॉल लगा दिए, ठीक है। इधर से इसको टाइट करता है, यहाँ से टाइट किया जाता है, तो ये ऐसे आता है, और ये जो एरिया का फ्लो है यह कम करता जाता है। इसमें भी कोई सडन चेंजमेंट नहीं आ रहा डायरेक्शन के फ्लो में, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पर भी प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कम होता है किसमें? गेट वॉल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, गेट वॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रनिंग बट नॉट डेवलप प्रेशर, ठीक है। ये पंप का ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पंप चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेकिन प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा है। रीजन, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? लो करंट। ऑप्शन बी है सक्शन आईवी आइसोलेट, और ऑप्शन सी है कैविटेशन, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव, ठीक है। इसको भी समझते हैं। अगर किसी हम मोटर को चलाने जा रहे हैं या पंप को चलाने जा रहे हैं, तो अगर उसमें रिक्वायर्ड करंट ही कम है तो वो सही से पंप चलेगा ही नहीं, ठीक है। पंप चलेगा बट लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको करंट ही कम मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सक्शन आईवी आइसोलेट। हो सकता है कि आप पंप चला रहे हो और सक्शन आईवी आइसोलेट कंडीशन में हो, जो बाई मिस्टेक हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पंप तो चलेगा लेकिन प्रेशर डेवलप नहीं, ठीक है। या हो सकता है कि सक्शन आईवी चोक भी हो सकता है। तो आप बढ़ते ऑप्शन नंबर सी, कैविटेशन। हो सकता है कि कैविटेशन के कारण भी पंप डिस्चार्ज नहीं दे रहा हो, ठीक है। तीनों ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ये चारों, सॉरी, तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। लो करंट, सक्शन आईवी आइसोलेट और कैविटेशन, तीनों के कारण प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ फीड इवापोरेटर इज बेस्ट। यह प्रश्न पूछ रहा है फीड बेसिस पे कौन सा इवापोरेटर बेस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है बैकवर्ड, ऑप्शन सी है मिक्स,
और ऑप्शन डी है क्रॉसफिट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बी होता है बैकवर्ड फीड में बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? इफ इंक्रीज द लीकर लेवल इन द एवापोरेटर देन, अगर हम किसी एवापोरेटर में लीकर लेवल बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा? ठीक है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंक्रीज, और ऑप्शन बी है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट, और ऑप्शन सी है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीज, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड सी। ठीक है, इसको समझते हैं दोस्तों क्या होगा। समझते हैं, ये कोई हमारा ऑपरेटर का बॉडी है। ठीक है, तो ऑपरेटर का बॉडी है, और समझिए यहाँ तक इसमें लीकर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक्सचेंजर या तो इनबिल्ट हो सकता है या आप कहीं बाहर भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से आएगा, इसमें जैकेटेड होता है, जैकेटेड होके निकल जाएगा। और इनबिल्ट में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट स्टीम देंगे और यहाँ से इसका कंडेंसेट निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में हीट एक्सचेंजर का यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि लीकर लेवल बढ़ रहा है तब क्या होगा। लीकर लेवल हम इसमें बढ़ा दिए। ठीक है, लीकर लेवल बढ़ाने से क्या होगा? लीकर लेवल बढ़ाने से ये होगा कि हम हीटिंग मीडिया में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मतलब जितने फ्लो से आ रहा है, जितने टेम्परेचर पर आ रहा है, जितने प्रेशर से आ रहा है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, उस कंडीशन में ये होता है कि हमें सेम टेम्परेचर फ्लो पे हमें कम लिक्विड को गर्म करना पड़ रहा था, जिससे हमारा हीट ट्रांसफर बहुत ही अच्छा था, मतलब ज़्यादा था। अब उसी कंडीशन पे हम ज़्यादा लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या हमारा हीट ट्रांसफर रेट अच्छा नहीं होगा और हमारी इफिशियंसी ऑपरेटर की घटेगी। ठीक है, इसको ऐसा भी समझा जा सकता है, जैसे घर में किसी बर्तन में एक कम पानी ले लीजिए, एक में ज़्यादा पानी ले लीजिए। ठीक है, और सेम टेम्परेचर पर दोनों को गर्म करिए। ठीक है, तो इसमें जल्दी कौन सा गर्म होगा? जो कम पानी वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है, एरिया जो इसमें कम मिल रहा है, मतलब सॉरी ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि हमारा लेवल, सॉरी मतलब इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो कम है, जिससे हमारा कम टेम्परेचर पर ही ये जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इसमें क्या है, हमारा इसको गर्म करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब ये जल्दी वेपराइज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी समझा जा सकता है कि जो हमारा लेवल कम था तो हमारा इजिली हीट ट्रांसफर बढ़ रहा था, जिससे क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अच्छा हो रहा था। ठीक है, और जब हम लेवल बढ़ा देंगे तो उसके लिए हमें हीट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारा हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा। ठीक है, नहीं तो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डिक्रीज। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। when the centrifuge when the reciprocating pump start then discharge isolation valve should be। यह प्रश्न कर रहा है कि जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट करते हैं तब उस कंडीशन में उस पंप का डिस्चार्ज वाल्व की कंडीशन क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए फुल्ली क्लोज्ड, ऑप्शन बी है हाफ क्लोज्ड, ऑप्शन सी है फुल्ली ओपन, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। ठीक है, इसको भी समझते हैं दोस्त। जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक पिस्टन अरेंजमेंट होता है या प्लंजर अरेंजमेंट या डायफ्राम होता है। ठीक है, वो जब पंप पढ़ाए देखेंगे तो उसमें बताएंगे। इसमें क्या होता है, ये इसके आगे पीछे मूवमेंट करने से इसमें सक्शन और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जब पीछे जाएगा तो सक्शन लेगा और आगे आएगा तो डिस्चार्ज देगा। ठीक है, मतलब इसको इस तरह समझ, इधर आएगा तो डिस्चार्ज देगा, पीछे जाएगा तो सक्शन लेगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा, ये पंप जब स्टार्ट करते हैं तो ये फिक्स्ड प्रेशर पे वर्क करता है, मतलब जब भी ये सक्शन लेगा तो इसका प्रेशर बिल्डअप होगा ही होगा। इसका फ्लो फ्लक्चुएट करता है, प्रेशर बिल्कुल फिक्स रहता है। तो ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम डिस्चार्ज और बंद करके चलाएंगे तो इसके हर एक मूवमेंट में, हर एक आगे पीछे होने के चक्कर में इसका कंटिन्यू इस लाइन में प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पे ये इसकी पीएसबी
पॉपअप कर जाएगी या पीएसबी अवेलेबल नहीं है तो लाइन हमारा रैप्चर हो जाएगा, फट सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें हमेशा रेसिप्रोकेटिंग पंप का वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व ओपन करके ही चलाना होता है, वो भी फुल्ली ओपन करके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली ओपन करके। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो देखते हैं ये प्रश्न क्या करा है। इन विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हैविंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हाई। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। को करंट, ऑप्शन बी है काउंटर करंट, ऑप्शन सी है क्रॉस फ्लो, और ऑप्शन डी है स्प्लिट फ्लो। दोस्तों इसको भी समझते हैं। ठीक है, को करंट, काउंटर करंट और क्रॉस फ्लो और स्प्लिट फ्लो क्या होता है। ठीक है, को करंट मतलब जब हीटिंग मीडिया और प्रोसेस फ्लूइड दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब जिसको हमको ठंडा करना है और जिसको हमको गर्म करना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से अगर कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उसको बोलते हैं काउंटर करंट। ठीक है दोस्तों, काउंटर करंट होता है अगर इसी में से किसी एक को हमको 90 डिग्री पे फ्लो कराना हो तो वो बोलते हैं क्रॉस फ्लो। ठीक है, अगर किसी एक्सचेंजर में किसी प्रोसेस फ्लूइड या हॉट मीडियम को ऐसे दो पार्ट से डिवाइड करके हम इनलेट कराते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लिट फ्लो। इन सारे अरेंजमेंट को देखने के लिए हमको सामने से देखना पड़ता है, फिर भी तभी बता पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इन चारों फ्लो में से सबसे ज़्यादा बेटर हीट ट्रांसफर मिलता है हमें काउंटर करंट में, क्योंकि इनमें जो हमारा रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब जो कोल्ड फ्लूइड है हॉट फ्लूइड के इनलेट पॉइंट से भी के नियर होता है। ठीक है, नियर हो भी सकता है, इसके कारण हमारा काउंटर करंट में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।